हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। हमने कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर यूनिट 2 का रिवीजन। उसमें हमने एक पार्ट ऑलरेडी देख लिया जो था डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट्स। अब हम आज के जो वीडियो है उसमें देखने वाले हैं शॉर्ट रन के बारे में डिटेल्ड और क्विक रिवीजन। तो चलो धमाकेदार वीडियो के लिए शुरू हो जाते हैं और मस्त बन ढंग के क्विक रिवीजन के लिए। और आपको भी अगर मजा आए तो कमेंट में जरूर से लिखना सर मजा आ गया। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा ये वीडियो रहने वाला है शॉर्ट रन के ऊपर। तो शॉर्ट रन को समझने से पहले हम समझते हैं कि क्या होता है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसे खर्चे होते हैं जो क्या होता है, जो मेरा फिक्स रहता है। क्या है, नाम ही सजेस्ट करा कि ये खर्चा कैसा है, फिक्स्ड है। मतलब इसको आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है द फिक्स और कांस्टेंट कॉस्ट आर नॉट फंक्शन ऑफ आउटपुट। नॉट फंक्शन ऑफ आउटपुट मतलब कि इसको आउटपुट से ले मतलब नहीं है, ये चेंज नहीं होता आउटपुट के बढ़ने या तो घटने से। ठीक है, कितना ही आउटपुट बढ़ जाए या कितना ही आउटपुट कम हो जाए, ये कॉस्ट रहता है सेम। ओके जी। तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। सर जैसे कि एग्जांपल बताऊं ना, जैसे बेटा फैक्ट्री का रेंट, आप फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन 1 यूनिट करो, 10 यूनिट करो, 100 यूनिट करो कि 500 करो, रेंट आपका फिक्स रहेगा। आपका इंटरेस्ट, आपका डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है, ये फिक्स अमाउंट होती है। ठीक है जी, हाँ। तो ये दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ आउटपुट। इसके ऊपर आपका MCQ बनता है कि फिक्स कॉस्ट आर नॉट फंक्शन ऑफ आउटपुट, इसको आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, बट बेटा एक चीज को ध्यान रखना, एक चीज को याद रखना कि यहाँ पे जब है ना बेटा, जब क्या होता है, जब तूने नया बेकरी का बिजनेस चालू किया, तूने छोटी सी ऑफिस ली और खुद ही सेल्फ ओन बन गया और यहाँ पे तूने रेंट उठाया 10,000 का, तेरा बेकरी का बिजनेस चल पड़ा और लोगों की डिमांड बढ़ती गई, तो क्या ये इसमें से तू सेटिस्फाई, इसी में से क्या लाइफ टाइम बिजनेस कर सकता है क्या? नहीं जी नहीं। जब डिमांड बढ़ने लगती है तब ये एरिया देखो छोटा लगना पड़ता है और तब क्या होता है, इसमें शिफ्ट होता है बड़े एरिया के अंदर। तो बड़े एरिया के अंदर शिफ्ट होता है, तब यहाँ पे तेरा फैक्ट्री का रेंट था 10,000 रुपए, अब तूने नई फैक्ट्री गोडाउन का या तो शॉप का रेंट था 10,000, अब तूने नया ऑफिस लिया जिसका रेंट है 50,000 रुपए। तो अब तेरा फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, 50,000 रुपए हो गया। तो यहां पे क्या होता है, दिस कॉस्ट वेरी विद द साइज ऑफ द प्लांट एंड देट आर फंक्शन ऑफ द कैपेसिटी। मतलब क्या होता है, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी का एंड हो जाता है, मतलब अगर सपोज कि ये इतनी की ऑफिस है, ये ऑफिस है, इसके अंदर क्या होता है, तू मैक्सिमम 100 कस्टमर को एट अ टाइम सर्व कर पाता है। लेकिन क्या होता है, तेरी डिमांड बढ़ने लगती है और तेरे शॉप के ऊपर एक दिन के अंदर 150, 200, 300 कस्टमर आ रहे हैं, इसलिए अब तू क्या खरीदेगा, तू बड़ी ऑफिस पे शिफ्ट होगा। तो ये क्या है, इट्स अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी। मतलब अगर विद इन कैपेसिटी होगा तो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर कैपेसिटी से बाहर जाने लगा तो तू नया क्या करेगा, शॉप खरीदेगा, नया शॉप के अंदर जाएगा, शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे तेरा फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट चेंज कब होता है, जब क्या होता है, तेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज होती है। तो वैसे तो इट इज नॉट फंक्शन ऑफ आउटपुट बट इट इज अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां पे देखो ये याद रखना है कि फिक्स कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन कैपेसिटी। विद इन कैपेसिटी हो तो कॉस्ट वही, लेकिन अगर कैपेसिटी के बाहर जा रहा है तो नया हम क्या करेंगे, वो रेंट पे लेंगे, तो नया हमारा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो विद इन कैपेसिटी के अंदर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, लेकिन अगर कैपेसिटी के बाहर हो तो फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगा। ओके, तो देखो यही लिखा हुआ है, the fixed cost do not vary with the change in the output within the capacity level but cannot be avoided। हम उसको अवॉइड नहीं करेंगे so long as the operation are going on। जब तक ऑपरेशन होता है, जब तक हमारा बिजनेस चलता है, तब तक हमको फिक्स कॉस्ट पे करना पड़ता है। बेटा जी यहाँ पे इस चीज को आप ये नोट डाउन कर लेना कि यहाँ पे शटडाउन करके पॉइंट आता है। शटडाउन का मतलब क्या होता है, शटडाउन दो प्रकार के होता है। शटडाउन मतलब शटर को डाउन करना, शट डाउन। बेटा कोरोना के अंदर याद है हमारे ऑनरेबल श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने बोला था कि भाइयों और बहनों आज से 21 दिन के लिए कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। 21 दिन का क्या लग गया था, लॉकडाउन लग गया था। उस लॉकडाउन के अंदर कोई भी ऑफिस खुली नहीं है, कोई भी प्रीमाइसेस खुली नहीं है, कुछ भी मैन्युफैक्चर सब हो गया ठप ठप ठप। तो बेटा इसको बोलते हैं शटडाउन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। मेरे को ये बता, उस दौरान क्या तूने कोई रॉ मटेरियल खरीदा होगा? नहीं। कोई पैकिंग मटेरियल खरीदा होगा? नहीं। यहाँ पे तूने कोई खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो कुछ किए होंगे? नहीं जी नहीं 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 नहीं। लेकिन ये बता कि देखो जो महीना का एंड हुआ था
उस समय फैक्ट्री का जो फैक्ट्री का जो ओनर है, ओनर वो क्या बोलेगा, वो क्या मांगेगा, वो जो जो बिजनेस चला रहा है उससे बोलेगा भाई तुम बिजनेस करो या ना करो, मेरे को तो रेंट मांगता है। समझ गए मतलब कि क्या बेटा, यहाँ पे फैक्ट्री का रेंट आपने दिया था, हाँ जी दिया था। आपको जिसने लोन दी थी, क्या उसने आपसे इंटरेस्ट मांगा था, हाँ जी मांगा था। क्या आपके फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन हुआ था, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हो गई होगा, मतलब ये जो सारी कॉस्ट है वो होगी ही होगी। मतलब क्या होता है, शटडाउन अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, 21 दिन के लिए, तो वो आपको फिक्स कॉस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, भले आप बिजनेस करो कि नहीं करो। लेकिन बेटा यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, वो दैट कैन बी अवॉइडेड। आपको आरएम आपको नहीं लगेगा, आपका पीएम नहीं लगेगा, ये आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिक्स कॉस्ट अवॉइड नहीं कर सकते बेटा। उसी वैसे ही लेकिन अगर शटडाउन क्या करते हो आप, परमानेंटली कर रहे हो। कैसा कर रहे हो, परमानेंटली, तब तो ना तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा ना फिक्स कॉस्ट लगेगा, मतलब वो दोनों ही। जब आप बिजनेस ही नहीं रहा तो काय का फिक्स और काय का वेरिएबल, समझ गया। तो अगर शटडाउन कंप्लीटली हो तो ना तो वेरिएबल नहीं फिक्स, लेकिन अगर शटडाउन टेम्पररी हो तो फिक्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन वेरिएबल नहीं लगेगा, क्योंकि वेरिएबल अटैच होता है प्रोडक्शन, और जब प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो फिर वेरिएबल का खर्चा क्या। लेकिन यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा। ओके जी, ओके ओके। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो भी खर्चे जो तेरे डायरेक्ट प्रोडक्शन से अटैच होते हैं ना, अटैच, वो सबको बोलते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बोलते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, इट्स अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। सर जी हमने अभी पढ़ा फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम फंक्शन ऑफ आउटपुट की बात करें, मतलब आउटपुट से लेना देना है कि नहीं। अगर फिक्स कॉस्ट की बोले नहीं तो आउटपुट बना कि नहीं बना, फिक्स कॉस्ट तो पे करना ही करना है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पेमेंट नहीं करना। तो यहाँ पे देख फंक्शन, यहाँ पे मैं आपको नोट बना देता हूं, आप अपनी नोट में इनकॉर्पोरेट कर लो। हाँ जी, फंक्शन ऑफ आउटपुट। अगर किसकी बात की जाए बेटा, वेरिएबल कॉस्ट की, तो यहाँ क्या किससे होता है, यस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आउटपुट जो होगा कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी। अगर आउटपुट अगर ज्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। वहीं पे जो हमारा फिक्स कॉस्ट होती है, वहां पे क्या ये फंक्शन ऑफ आउटपुट होती है, नो नो नो। इसको एमसीक्यू आता है, अगर आउटपुट जीरो और डिक्रीज और इंक्रीज, आपका फिक्स कॉस्ट रिमेन टू बी सेम, रिमेन टू बी सेम। तो उसको आपके आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। आपका आउटपुट कुछ भी हो, बढ़ रहा है, घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हर एक सिचुएशन में आपका फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाला है। मतलब फंक्शन ऑफ आउटपुट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं होता। वहीं पे याद रखना कि जो फिक्स कॉस्ट होता है ना, ये किसका होता है, फंक्शन ऑफ कैपेसिटी होता है। क्या होता है, फंक्शन ऑफ कैपेसिटी। मतलब सर अगर विद इन कैपेसिटी करो, विद इन कैपेसिटी प्रोडक्शन करो, विद इन कैपेसिटी प्रोडक्शन, तो क्या हमारा फिक्स कॉस्ट चेंज होगा क्या, नो, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। लेकिन बेटा अगर क्या करोगे आप, एक्सीडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी करना, प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज योर फिक्स कॉस्ट। समझ गए, आपको नई मशीन लेनी पड़ेगी, नया एरिया लेना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। विद इन कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, एक्सीडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, यू हैव टू इंक्रीज, अच्छे वर्ड में लिखना है, यू हैव टू इंक्रीज योर फिक्स कॉस्ट।
ओके जी, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा चार्ट है जो हमको याद रखना है। ये ऐसी नोट्स बना दिया करो। नोट्स क्या होते हैं, चार्ट फॉर्म में होते हैं, डायग्राम फॉर्म में होते हैं, तो याद करने में इजी रहता है। वही जो क्या रिटन फॉर्म में होते हैं, तो एक्सपर माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज, जो मैंने जितने भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं, बिकॉज ऑफ मेरी हैबिट है, मैं नोट्स बनाता था। तो आप अपनी ये हैबिट डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे, जैसे अभी से हैबिट डेवलप करोगे, आपके इंटर और फाइनल में जाके वो हैबिट आपकी वैसी हो जाएगी। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो होता है फंक्शन ऑफ आउटपुट। आपको ये याद रखना है। इसके ऊपर क्या आता है बेटा, आपका एमसीक्यू आता है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फंक्शन ऑफ आउटपुट होता है। मतलब जितने भी मेरे क्या होते हैं, कैजुअल लेबर है, मेरे क्या है, रॉ मटेरियल है, मेरे रॉ मटेरियल, ये सब क्या होते हैं, वेरी करते हैं विद आउटपुट। आउटपुट कम, यहाँ पे रॉ मटेरियल कम, आउटपुट ज्यादा, रॉ मटेरियल ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द आउटपुट। नेक्स्ट आता है कॉस्ट फंक्शन। बेटा जी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन। क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन फंक्शन। देख मैं देखो एक और चीज बताता हूं, मजेदार डिटेल एक मस्त चैप्टर का रिवीजन करेंगे। देख यहाँ पे अगर क्या बात किया जाता है, अगर बात किया जाता है प्रोडक्शन फंक्शन की, किसकी बात की जा रही है, प्रोडक्शन फंक्शन की। तो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन कौन से चैप्टर में देखा था प्रोडक्शन फंक्शन, ये देखा था हमने चैप्टर नंबर 3 और यूनिट नंबर 1। यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन, अगर नॉर्मल बात करूं, नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन की, तो वो क्या होता है, नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन होता है हमारा Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, हम यहाँ पे लेबर एंड कैपिटल को लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा लेबर होता है, ये हमारा लेबर होता है, और ये हमारा के फॉर कैपिटल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली ये दोनों होता है मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरा इसको और क्या बोल सकते हैं, दूसरा इसको बोल सकते हैं इनपुट। क्या होता है, इनपुट। यहीं पे ये क्या होता है, ये होता है मेरा आउटपुट। ठीक है, मेरा इनपुट डिसाइड करता है कि मेरा आउटपुट कितना होगा। तो ये जो इनपुट होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मेरा इनपुट डिसाइड करेगा कि आउटपुट कितना होगा। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वहीं पे मेरा ये आउटपुट है, ये मेरा डिसाइड होगा इनपुट, मेरे पास कितना केजी रॉ मटेरियल है, उसके बेस पर डिसाइड होगा कि मेरा आउटपुट कितना बनेगा। तो ये कौन सा हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दिल दीवाना है ये दिल। ओके, तो ये क्या हुआ, ये मेरा हुआ पूरा नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन, जो क्या बना, जो कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये मेरा फंक्शन, ये मेरा टोटल इनपुट जो इंडिपेंडेंट है वो डिसाइड करता है मेरा आउटपुट जो डिपेंडेंट होता है इनके ऊपर। ठीक है बेटा, ओके। तो ये क्या बता रहा है, इसको अगर मैं सिंपल में बोलूं तो ये बताता है इनपुट आउटपुट रेशियो। क्या बताता है, इनपुट आउटपुट रेशियो को। वहीं पे एक हमने थियरी पढ़ी थी, कॉब डॉगलस थियरी। ये क्या होते हैं, ये दोनों भाई होते हैं, और इन्होंने एक थियरी बनाई थी जो किसको एप्लीकेबल होती है, जो एप्लीकेबल होती है एंटायर इंडस्ट्री को, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर्म को यहाँ पे इसको एप्लीकेबल होती है, और इंडिविजुअल फॉर्म उनको एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, अब इसने यहाँ पे फंक्शन क्या बताया था, इसने बोला था कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा, हमारी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, ये फंक्शन ऑफ, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, वो जितना ही आप क्या करोगे, जितना आप लेबर के अंदर सपोज ए रेशियो से रखोगे, उतना ही मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे सी, यहाँ पे इसने कैपिटल को सी वर्ड दिया हुआ है, और उतना प्रोपोर्शन आपका कैपिटल के अंदर कितना बढ़ा रहे हो, समझ गए। ए और बी ये दोनों होता है कि एल को कितने से बढ़ाओगे और सी को कितने से बढ़ाओगे, वो आप डिसाइड करोगे तो आपको बनेगा टोटल आउटपुट। यहाँ पे क्या है बेटा, अगर ए प्लस बी
इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है, मतलब आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, CRS कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और अगर A प्लस बी क्या आता है, ग्रेटर देन 1 आता है, तो आपका आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और A प्लस बी लेस देन 1 आता है तो क्या आता है, वो आता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। समझ गए? तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था, और जिसके अंदर नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉफ डॉगलेस, ये फटाफट मैंने आपको यूनिट 1 का एक छोटा सा पार्ट करवा दिया है। चलो अब हम आते हैं, ये मैंने आपको ये क्यों लिया बीच में हमारा, ये जब यूनिट 2 चल रहा है सर, तो यूनिट 1 को आप क्यों छेड़ रहे हो? बेटा जी मैं इसलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि ये जो कॉस्ट फंक्शन होता है, कॉस्ट ये डिसाइड करता है मेरे प्रोडक्शन। अगर जितना तेरा प्रोडक्शन होगा ना उसके बेस पर डिसाइड होगा कि तेरा कॉस्ट क्या आएगा। मतलब क्या हुआ, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन ये था। हाँ जी, अब देख ये जो है ना कॉस्ट, ये जो कॉस्ट फंक्शन है, मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मन नजरों से तुझे छू लिया। ओके, तो देख बेटा कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन ये रिलेशनशिप बताता है, किसके अंदर रिलेशनशिप बताता है, इनपुट आउटपुट के, मेरे इनपुट से कितना मेरा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। वैसे ही ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है, ये रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, कि मेरे लेबर में कितना कॉस्ट लगेगा, कैपिटल में कितना कॉस्ट लगेगा, उसको अगर टोटल करूंगा तो क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मेरे को जाननी है कि मेरे को ये पेन बनाने के अंदर कितनी कॉस्ट लगी, ये पेन बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, ये चश्मा बनाने में, ये टोपी बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, तो इसकी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, दोनों को टोटल करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। समझ गए? ओके, तो यहां पे क्या होता है, ये जो होता है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता है कि मेरे को ये फाइंड आउट करनी है, जो आपको फाइंड करनी है वो क्या होता है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, वो क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जितने भी आपके कॉस्ट लग रहे हैं ना, प्राइस ऑफ द फैक्टर, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसकी कितनी प्राइस है, साइज ऑफ द आउटपुट, आपने कितना प्रोडक्शन किया है, मतलब कि यहाँ पे जैसे आपके टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ कैपेसिटी, इफिशिएंसी, टाइम पीरियड अंडर द कंसिडरेशन, ये सब क्या है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं इससे पहले यहाँ पे आपको समझाऊं, पहले मैं ये समझाता कि जो मेरा कॉस्ट फंक्शन है ना, कॉस्ट फंक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम, हम कहां से निकालते हैं, एक हमने कॉस्ट के लिए हमको जरूरी कि हमने कितने गुड्स, मैंने अगर ये 100 यूनिट्स बनाए ना बेटा, ये 100 यूनिट्स, अगर एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 1000। अगर मेरे को ये 1000 ढूंढने तो पहले ये निकाल के टोटल प्रोडक्शन कितना क्या है, फिर ये निकाल के इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन का तो मेरे को मिलेगा टोटल कॉस्ट। समझ गए? ये 100 रुपए कहां से आएगा, ये 100 कितने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, ये आता है तेरा प्रोडक्शन फंक्शन से। तो प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर से आता है, ये हमने लास्ट यूनिट में देखा था, चैप्टर नंबर 3 और यूनिट 1। ओके, तो यहां से हमको क्वांटिटी मिल गई, क्वांटिटी प्रोड्यूस मिल गई, हाँ जी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहां से सप्लाई ऑफ इनपुट की, हमको इसके लिए क्या क्या, ये 100 यूनिट का प्रोडक्शन फंक्शन के लिए मेरे को कितना लेबर और कितना फिक्स कॉस्ट लगेगा, तो यहाँ पे मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, यहाँ पे टोटल सप्लाई ऑफ इनपुट की मेरे को इनपुट कितना लग रहा है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मेरे को मिलती है टोटल कॉस्ट। सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखा, हाँ तो प्रैक्टिकल बता देते हैं। तूने सपोज प्रोडक्शन फंक्शन से कितने गुड्स निकाले, तूने प्रोडक्शन फंक्शन से निकाले के भी देखो कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, देखो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं 10 यूनिट, कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, यू वांट टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स। उसके लिए अब तो यहां पे निकाल कि देखो इनपुट में क्या लगेगा, मेरे को इनपुट में लगेगा सर एक फैक्ट्री, मेरे को इनपुट में लगेगा सर एक वेरिएबल कॉस्ट रॉ मटेरियल, तो फैक्ट्री की कॉस्ट क्या है, एज्यूम कर ले कि 500 रुपीज पर मंथ की, एज्यूम कर ले बेटा कि यहाँ पे तेरा रेंट कितना है 500, तो ये तेरा फिक्स कॉस्ट हो गया। हाँ, उसके लिए देखो लेबर चाहिए होगा, तो यहाँ पे लेबर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए पर लेबर चार्जेस, तो एक यूनिट की चार्जेस होते हैं। देखो प्रोड्यूस कितने करते हैं 10, तो यहाँ पे क्या होगा, एक यूनिट का चार्जेस 20 रुपए, 10 यूनिट का कितना आएगा 200 रुपए आएगा। हाँ जी हाँ आएगा। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना था 500 रुपए था, तो तेरा टोटल कितना आया 700, इसी को क्या बोलेगा टोटल कॉस्ट। तो ये तेरा क्या आया टोटल कॉस्ट। तो ये जो तेरा फंक्शन कॉस्ट है, इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट के लिए हमको क्या चाहिए, एक प्रोडक्शन फंक्शन चाहिए और दूसरा हमारा इनपुट चाहिए। इनपुट के अंदर मेरा वेरिएबल कितना है, मेरा फिक्स फैक्टर
कितना है। जो वेरिएबल होगा उसको हम यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो फिक्स है वो तो रुपीस टर्म में, वो तो डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा 700 रुपए। ओके, तो ये जो है ना, ये जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है, ये क्या बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन और मार्केट सप्लाई के इनपुट से बनता है कॉस्ट, और ये जो ये रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट एंड आउटपुट की, मैं कितना आउटपुट के सामने मेरे को कितनी कॉस्ट लगेगी। इसका जो शेप है वो डिटरमाइन करता है, देखो शेप ऑफ द कॉस्ट कर्व डिपेंड ऑन द कॉस्ट फंक्शन, कि हमारा कर्व का शेप कैसा होगा, वो कैसे डिपेंड करेगा, वो उसका शेप डिपेंड करेगा कॉस्ट कर्व क्या होता है, तो कॉस्ट फंक्शन बेसिकली तो होता है। आपका जो एंटायर चैप्टर है ना, चैप्टर आगे का जो चैप्टर है वो बस ये दो पार्ट है, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन, वापस से एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन। तो बस अब हम आगे जो बेटा देखने वाले हैं वो देखने वाले शॉर्ट रन को और लॉन्ग रन को, और हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, ओके बेटा, तो अब तक आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, हम डिटेल के अंदर और फास्ट मैनर में जा रहे हैं ताकि आपके टाइम कम कर सके और आपको डिटेल कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं, वैसे हम तैयारी कर रहे हैं। ओके, आ जाते हैं हमारे शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, आपको अगर याद है ना बेटा, तो शॉर्ट रन के अंदर इसको मैं क्या करता हूं, आपको पहले शॉर्ट रन के अंदर वहां पे ले जाता हूं। कहां पे ले जाऊंगा मैं आपको, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1, उसमें ले जाऊंगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन के ऊपर। शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, वहां पे हम देखते हैं कि भाई एक लेबर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर चीज को डिटेल में और अच्छे से कंसेप्ट सीखना है तो कनेक्ट डॉट करना पड़ेगा। ये हमारा कौन सा है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन वाला चैप्टर नंबर 3 और यूनिट नंबर 1, क्योंकि यूनिट नंबर 1 से ही यूनिट 1 क्लियर नहीं होगा तो यूनिट 2 ढंग से नहीं आएगा। फटाफट 2 मिनट में देख लेते हैं कि लेबर, हमने एक लेबर लाए, 2 लेबर लाए, 3 लेबर लाए, 4 लेबर आए। ठीक है, यहाँ पे मेरे को टोटल प्रोडक्शन कितना मिल रहा है, मेरे को टोटल प्रोडक्शन मिल रहा है, पहले लेबर को लाने से 100 का प्रोडक्शन मिल रहा है, दूसरे लेबर को लाने से एज्यूम कर लेते हैं 110 का प्रोडक्शन मिल रहा है, तीसरे लेबर को लाने से 110 नहीं 210, तीसरे लेबर को लाने से सपोज 330 का प्रोडक्शन मिल रहा है, चौथे लेबर को लाने से 400 का प्रोडक्शन मिल रहा है, पांचवें से मेरे को यहाँ पे 420 का प्रोडक्शन मिल रहा है, छठे से मेरे को 420 का मिल रहा है, सातवें से मेरे को 400 का प्रोडक्शन मिल रहा है। ओके, तो अब इसका मार्जिनल कॉस्ट निकालो बेटा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकालो। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक एडिशनल लेबर हायर करने से कितना मेरा एडिशनल प्रोडक्शन बना। तो पहले वाले को जब मैंने हायर किया था तो जीरो प्रोडक्शन था, तो जीरो लेबर था तो जीरो प्रोडक्शन, मतलब एक एडिशनल लेबर हायर किया तो उससे कितना प्रोडक्शन हुआ, 100 का प्रोडक्शन हुआ। जब मैंने एक और एडिशनल लेबर हायर किया तो यहाँ पे 210, मतलब एडिशनल कितना हुआ, 210 माइनस 100 मतलब 110 का प्रोडक्शन हुआ। जब मैंने टोटल तीन लेबर को हायर किया तो तीनों ने मिलकर 330 बनाए, मतलब एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना तीसरे वाले ने कंट्रीब्यूट किया, तो 330 माइनस 210 यहाँ पे आएगा 120। जब मैंने एक और लेबर को हायर किया, क्योंकि मेरे यहाँ पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर मेरे फिक्स जो फैक्टर होता है, फिक्स फैक्टर रिमेन टू बी फिक्स, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। उसके कारण क्या होता है कि जब मैं लेबर हायर ज्यादा करता हूं, क्योंकि अब वो क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होता है, इसीलिए लेबर फिक्स फैक्टर को काम रिप्लेस नहीं कर सकता। एक लेबर, जैसे मेरे पास 4 कंप्यूटर है या तो 3 कंप्यूटर है, मैंने एक और वर्कर 3 के बाद एक और वर्कर को हायर किया, तो जो चौथा वर्कर है वो कंप्यूटर का काम तो रिप्लेस करेगा नहीं, लेकिन हाँ वो तीनों व्यक्तियों को असिस्ट कर सकता है, वो तीनों व्यक्तियों को हेल्प कर सकता है। उसके कारण क्या होता है, उससे मिलने वाली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब टीपी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे देखोगे टीपी बढ़ा, लेकिन कौन से ऑर्डर में, डिक्रीज ऑर्डर में। कितने से बढ़ा, ये बढ़ा है हमारा 70 से। फिर नेक्स्ट में टीपी बढ़ा है, हाँ जी टीपी बढ़ा है, लेकिन अब कितने से बढ़ा, अब एक एडिशनल वर्कर आता है, वो सिर्फ 20 का कंट्रीब्यूशन करा। अब मैंने 500 से छठे लेबर को हायर किया, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करा, 0 कंट्रीब्यूशन। उसके द्वारा से उसके आने से प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट वाले एक और व्यक्ति को हायर किया, उसके कारण तो क्या हो गया, प्रोडक्शन इवन नेगेटिव हो गया। तो ये क्या है, मेरा एमपी। ठीक है, अब दूसरा एक और आता है कंसेप्ट, वो आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट को जब लेबर से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मिलता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। 100 डिवाइड बाय 1 करोगे तो 100 आएगा, 210 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 10,
5 आएगा। 330 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 110। फिर 400 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 400। फिर 420 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 और 8 और क्या आएगा 8 और 5 85। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस इसको डिवाइड करेंगे तो अब आएगा 42 70। ओके 6 7 42। ओके, फिर यहाँ पे 700 है, 700 है, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 7 7 35 5 50 और 7 7 49 57 मान लेते हैं। तो बेटा बेटा देख यहाँ पे क्या होता है स्टेज 1। अब मैं ना यहाँ पे फटाफट ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, अगर कॉस्ट फंक्शन को समझना है तो, क्योंकि इसी के ऊपर से हमारा पूरा कॉस्ट फंक्शन आता है। अगर तू देखेगा ना तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, एपी बढ़ता है, एपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ तक एपी बढ़ रहा है। अच्छा एपी का मैक्सिमम कौन सा है, तो एपी का मैक्स वो स्टेज होता है जहां पे वो बढ़ रहा है, हाँ जी ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, हाँ जी बढ़ रहा है। तो जब तक वो बढ़ता है ना वो उसका मैक्सिमम होता है, तो ये इसका मैक्सिमम है, क्योंकि 100 से 105, 105 से 110, तो ये इसका क्या हुआ मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम पे होता है उस स्टेज पे क्या होता है, यहाँ पे 120 और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया 120 को, जब वो मैक्सिमम पे होगा तो यहाँ पे वो एमपी के बराबर होगा। तो यहाँ पे बेटा 300, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 और 0 100 1, 3 में से 2 गया 1। ओके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चलो ये मैक्सिमम होगा, उस स्टेज को बोलते हैं स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 पे मेरे को कैसा रिटर्न मिलता है, स्टेज नंबर 1 पे मेरे को इंक्रीजिंग रिटर्न वाला वो मिलता है। कि मेरे को जो आउटपुट है, आउटपुट मेरे को क्या होता है, मेरा जो देखो एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मेरे को पहले वाले ने बना के दिया 100, दूसरे वाले ने उससे ज्यादा बना के दिया 110, तीसरे वाले ने उससे ज्यादा बना के दिया 120। ठीक है, तो ये मेरा आता है स्टेज 1, जहां पे क्या होता है मेरे को एक एडिशनल लेबर के द्वारा मिलने वाला जो आउटपुट होता है वो ज्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब मेरे को उतना तेजी से रिटर्न नहीं मिलता, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे को एमपी जो है वो मेरा कम हो रहा है, एमपी और कम हो रहा है, और ये कम होते होते कहाँ जाता है, ये हो जाता है 0। जब ये एमपी 0 होता है उस स्टेज पे ये क्या होता है, ये टीपी होता है मैक्स, टीपी क्या होगा मैक्स। तो यहाँ पे स्टेज नंबर 2 आ जाता है, यहाँ पे हमारा एमपी 0 होता है और टीपी उसके मैक्सिमम पे होता है। और जब यहाँ पे ये नेगेटिव होता है वो आता है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 2 को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, और इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न, अब बेटा मैं देखो एक चीज बताई थी यूनिट नंबर 1 के अंदर कि कभी भी हम जब प्रोडक्शन करने बैठते हैं तो क्या बेटा हम अपने इंक्रीजिंग रिटर्न पे स्टॉप होंगे क्या, प्रोडक्शन कौन से स्टेज तक करेगा, प्रोडक्शन कौन से स्टेज तक करेगा, प्रोडक्शन स्टेज कौन से स्टेज तक प्रोडक्शन करेगा, तो कभी भी तू फर्स्ट स्टेज पे बंद नहीं होगा, कभी भी तू स्टेज नंबर 2 पे, क्या स्टेज नंबर 1 पे स्टॉप होगा क्या, नहीं, हम स्टेज नंबर 1 पे स्टॉप नहीं होंगे। क्या हम स्टेज नंबर 2 पे स्टॉप होंगे, यस हम स्टेज नंबर 2 पे, लेकिन कौन से स्टेज पे हम बंद होंगे, तो हम यहाँ पे हम नेवर स्टॉप इन स्टेज 1, फिर स्टेज यहाँ पे स्टॉप होंगे क्या, हाँ, मगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे थर्ड स्टेज में हम स्टॉप होंगे, हाँ जी, यहाँ पे तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं, ऑलवेज यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे मस्ट, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, मस्ट स्टॉप। ठीक है बेटा, तो इस स्टेप के अंदर यहाँ पे क्योंकि हमको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है इसलिए हम यहाँ पे तो स्टॉप होंगे, मतलब हम प्रोडक्शन कौन से स्टेज पे करेंगे,
कि यहाँ पे नेवर स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न है, यहाँ पे मेरा रिटर्न हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देखो टीपी मेरा बढ़ रहा है 330 का 400, 400 का 420। जब मेरे को जब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो मैं क्यों स्टॉप हूं? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इस स्टेज के अंदर, स्टेज नंबर 2 के अंदर कभी भी स्टॉप नहीं होगा। वहां पे मैं वहीं पे स्टॉप होगा जहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगा। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम यही तो यूनिट में करते हैं। ओके, तो चलो अब मैंने ये क्विकली आपको रिवीजन करवाया मेरे चैप्टर नंबर 3 में यूनिट नंबर 1 का। अब बेटा इसका इससे क्या लेना देना है अभी मैं बताता हूँ। जितना ज्यादा अगर आपको ये कंसेप्ट आ गया है तो कमेंट में लिखना सर मजा आ गया। और अब हम क्या करें इसको, अब इससे कैसे कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट द डॉट करेंगे हम। इसमें देखो वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको क्या होता है, जो मेरे प्रोडक्शन से एसोसिएट होते हैं। जो क्या होगा, अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, अगर मैं एक्सपांड प्रोडक्शन करूंगा तो ये मेरे को ज्यादा चाहिए होगा, अगर मैं उसका प्रोडक्शन कम करूंगा तो ये इसको मेरे को कम चाहिए होगा। मतलब ये वेरी करता है, ये वेरी करता है किसके साथ, प्रोडक्शन लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। फिक्स फैक्टर क्या होता है, फिक्स फैक्टर जो मेरा मैं को वेरी नहीं करता, जो मैं बढ़ाया या घटा नहीं सकता, बढ़ा या घटा नहीं सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मेरा प्रोडक्शन से कोई इसका नहीं कोई लेना देना होता है। ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, ये होता है मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। समझ गए? ओके जी, समझ गए। तो ये मेरा फिक्स फैक्टर हो गया। ओके, अब देखो शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर हम अपने वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करते हैं, लेकिन हम अपने फिक्स कॉस्ट को अनऑल्टर रहता है। मेरा वेरिएबल कॉस्ट ऑल्टर होगा लेकिन फिक्स कॉस्ट ऑल्टर नहीं होगा। लॉन्ग रन के अंदर मेरे सारे वेरिएबल क्या होते हैं, ऑल आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो बेटा ये शॉर्ट रन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वेरिएबल फैक्टर वेरिएट होगा लेकिन फिक्स फैक्टर मेरा अनवेरिएबल होगा, मतलब अनऑल्टर्ड होगा। ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये मेरा फिक्स कॉस्ट होता है। दोनों को जब जोड़ते हैं, तो वो बनता है टोटल कॉस्ट। ओके, अब हम आते हैं हमारे अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर। पहला कंसेप्ट आ रहा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसा होता है सर जी, इसका जो फिक्स कॉस्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो कौन सा होता है, वाई एक्सिस से होता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस, लेकिन इसका कर्व कैसा होगा, एक्स एक्सिस, पैरेलल टू यहाँ पे जो स्टार्टिंग जो इसकी लाइन होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन इसका स्टार्ट कौन सा होगा, पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस स्टार्ट पूछेगा। याद रखना क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर बोला हो कि फिक्स कॉस्ट है, उसका स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कि एनी ऑफ द वन और नन ऑफ द अबव, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट है वाई एक्सिस। लेकिन अगर पूछा है कि इसका कर्व कैसा होगा, तो ये होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा। ठीक है बेटा, ओके। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि शॉर्ट रन के अंदर शटडाउन कॉस्ट अगर क्या होता है, शॉर्ट पीरियड में होती है, तो वहां पे फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, वो उतने का उतना ही रहता है। लेकिन अगर परमानेंट शटडाउन करोगे तो ऑफकोर्स परमानेंट आप सब कुछ बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ आपने रिश्ते नाते तोड़ दिया, तो फिर क्या रिलेशन। लेकिन आपने टेम्पररी अगर बिजनेस को शट डाउन किया है तो फिक्स कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, अगर मेरा प्रोडक्शन कम, वेरिएबल कॉस्ट कम, प्रोडक्शन ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा। इसलिए सर इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होगा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होगा। लेकिन ये क्या होगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। क्लियर है जी, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट आती है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल मतलब आधा आधा तेरा इश्क आधा मेरा, मतलब आधा कुछ हिस्सा वो फिक्स कॉस्ट होता है और फिर उसके ऊपर वो वेरिएबल होता है। सर मतलब जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आप क्या करना, आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जितना यूज करते हैं उसके हिसाब से आता है, ना जी ना।
आप क्या करना है, 2 महीने के लिए अपने घर की सारी लाइटें बंद करके दूसरे घर में शिफ्ट होना। आप देखोगे कि जब आपका बिजली का बिल आएगा तो उसके अंदर मिनिमम 400-500 रुपए का बिल आपका आएगा ही आएगा। मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर हम आपको सर्विस दे रहे हैं तो आपको मिनिमम चार्जेस तो बियर करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप उससे ज्यादा बियर करते हो, आप उससे ज्यादा यूज करते हो तो आपका खर्चा ज्यादा आएगा। मतलब मिनिमम आपको इतना तो कॉस्ट बियर करना ही करना है। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, मैं अपने कंजम्पशन ज्यादा रखूंगा, इतना कंजम्पशन रखा तो आपका वेरिएबल, आपका टोटल कॉस्ट इतना आएगा। अगर आप अपना कंजम्पशन और बढ़ाते हो तो आपकी कॉस्ट इतनी आएगी, आप अपना कंजम्पशन और बढ़ाते हो आपकी कॉस्ट इतनी आएगी। इसमें इतना पोर्शन फिक्स है और इतना कॉस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट है और इतना आपका फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, आप कुछ भी आउटपुट नहीं करें तो वो क्या होता है, वो आपके इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब मिनिमम फिक्स कॉस्ट तो तय है, ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा कॉस्ट पे बियर करना पड़ेगा, जितना एक्स्ट्रा आपने क्या किया, यूज किया। ये आपका वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा है, ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये आपका फिक्स कॉस्ट है, दोनों मिलके आपका टोटल कॉस्ट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, आधा फिक्स और आधा वेरिएबल। स्टेयर स्टेप, सर स्टेयर स्टेप मतलब क्या बेटा, स्टेयर स्टेप मतलब होती है ये सीढ़ी जो आपको ले जाएगी आपके सीए के मार्क पे। सर ये स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट क्यों बोला, जब भी हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जैसे बेटा हमारे सपोज एग्जांपल बताता हूं, मेंटेनेंस, हमने क्या किया, बड़ा ही से फैक्ट्री है, हमने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले को बुलाया कि भाई बता तू मेरे ये जो फैक्ट्री है इसके अंदर मशीन का रिपेयरिंग मेंटेनेंस का खर्चा कितना आएगा, हर मेरे को क्या चाहिए, क्वार्टरली आने का, मशीन चेक करने की, उसमें जो भी ऑयल पानी जो भी खर्चा पानी लगता है वो सब करने का, ऑयल ग्रीस लगा, जो लगाने लगा, कोई मशीन का पार्ट टूटा उसको चेंज कर, तो तू मेरे को बता कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। वो बोलेगा सर जी आप मशीन को कितना कैसे यूज करते हैं, कितना आउटपुट बनाते हैं ना, उसके ऊपर मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा। बोले मतलब, बोले कि अगर आप 10,000 के यूनिट बनाओगे 10,000 तक तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा 15,000 का। आप 10,000 से लेके 20,000 तक का आउटपुट बनाते हो तो मेंटेनेंस कॉस्ट 25,000 आएगा। अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन करते हो तो 35,000, अगर सर उससे भी ज्यादा हो तो फिर 45,000। बोले ऐसा क्यों, बोले कि सर अगर यूज से ज्यादा होता है ना तो उसमें माल सामान ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है वो मशीन बार बार चल रही है। मतलब क्या हो रहा है कि सपोज कि वो डबल प्रोडक्शन कर रही है, ट्रिपल प्रोडक्शन कर रही है, तो वहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर मशीन कम चल रही है, कम गुड्स प्रोड्यूस करे तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसको मैं कनेक्ट करता हूं कि 8,000 प्रोडक्शन बनाया तो यहाँ इसके अंदर फॉलो यहाँ पे कॉस्ट कितना है 15 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 15। अगर 9,900 का प्रोडक्शन किया तो यहाँ पे 9,900 में भी कितना आएगा 15 आएगा। लेकिन अगर 12,000 तो अब इस स्टेप में नहीं आएगा, अब वो 12,000 कौन से आएगा आएगा इसमें, और ये वाले में खर्चा कितना है 25, तो ये 12,000 14,000 19,000 मतलब अब तो 20,000 में 25,000 खर्चा, 20,000 से ज्यादा हो 25,500 तो वो इसमें मतलब 35। मतलब इसकी कॉस्ट कैसे आती है कि आपको अप टू 10,000 है, मतलब आपको जीरो से लेके फिर प्रोडक्शन करो 10,000 तक का, उतने में तो आपकी कॉस्ट सेम, फिर 10,000 से ऊपर होगा तो ये कॉस्ट, उससे ऊपर ये कॉस्ट, उससे ऊपर ये कॉस्ट, उससे ऊपर, तो इसका जो स्टेप बनता है वो ऐसा सीढ़ी टाइप बनता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। मतलब वेरिएबल है, आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो क्या है, स्टेयर के शेप का है। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है हमारा टोटल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इसके अंदर एमसीक्यू में आपको बताते जाऊंगा, मैं बोलते जाऊंगा, आपको याद रखना। ये बोलता है कि टोटल कॉस्ट तेरी पोजीशन, तेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, तेरी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा फिक्स कॉस्ट। क्योंकि क्या होता है, अगर जीरो प्रोडक्शन होता है, अगर यूनिट क्या है, हमने कोई गुड्स को प्रोडक्शन नहीं किया जीरो, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, सपोज 500 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो जीरो। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 500 प्लस जीरो इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट क्या है, सेम इक्वल। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा जीरो प्रोडक्शन होता है उसमें फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या होता है, सेम टू सेम आता है। क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है, ठीक है। लेकिन बेटा इसका शेप कैसा होगा, इसका कर्व कैसा बनेगा, बेटा इसका कर्व कैसा होगा, तो इसका कर्व फॉलो किसको करेगा, ये फॉलो करेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा यहाँ पे जैसे मैंने यूनिट है, मैंने 1 2 3
फिक्स कॉस्ट है मेरी 500, 500, 500, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी सपोज 300, यहाँ पे 800 और यहाँ पे 1200, या तो यहाँ पे ले देते हैं 1500। अरे मिट गया रे। ओके वापस से मैं बताता हूँ। यूनिट, यूनिट है 1 2 3। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट है 500, क्योंकि रिमेन टू बी सेम। कितना? इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? सपोज यहाँ पे 300, यहाँ पे आया कितना आया 500 और फिर यहाँ पे आया 800। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा बेटा? टोटल कॉस्ट 8 और 5 3 8 होगा, क्योंकि ये बड़ा इसलिए ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ये कितने से बढ़ा? 300 से, तो यहाँ पे ये भी कितने से बढ़ेगा? 8 और 5 13, 1300। यहाँ पे कितने से बढ़ा? 300 से। वेरिएबल कॉस्ट भी कितने से बढ़ा? 300 से बढ़ा। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ा? 5 और 3 8, तो ये भी कितने से बढ़ेगा? 800 से। 800 और ये यहाँ पे ये 800 से और ये 1000 से। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितने से बढ़ा? 200 से बढ़ा ना। हाँ, 200, 500, 300, 200, तो ये भी कितने से बढ़ेगा? 200 से। मतलब टोटल कॉस्ट बढ़ता किस बेस पे है? वो बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर से। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ये जो इसका शेप है, इसका जो शेप है वो क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप होगा, वैसा ही टोटल कॉस्ट का भी शेप होता है। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, मजा आ रहा है? डिटेल में रिवीजन हो रहा है ना बेटा? चल अब और थोड़ा सा आगे। अब क्या होगा? धीमे धीमे धीमे, जैसे क्या होता है, पहले मैं आपको समुद्र के ऊपर स्विमिंग करवा रहा था, अब थोड़ी गहराई, फिर और गहराई, और फिर लास्ट में मैं आपको एकदम बॉटम ऑफ द समुद्र ले जाऊंगा। बहुत मजा आने वाला है। चल अब देख यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम इसको देखोगे ध्यान से, इसको देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे ये हमारा एक टेबल है। हाँ जी, टेबल है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मेरा मेरा जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, देखो यूनिट ऑफ आउटपुट मेरा 0 है, फिक्स और सेम, 1 है सेम, 2 है सेम, 3 है सेम, 4 है सेम, 5 है सेम, 6 है सेम, 7 है सेम। मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। इसको आउटपुट से मतलब नहीं है, ये क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन हाँ, कैपेसिटी के विद इन होना चाहिए। मतलब ये क्या है? डिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटी। अगर विद इन कैपेसिटी है तो फिक्स कॉस्ट सेम होती है। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट अगर 0 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट 0, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, आउटपुट बढ़ता है, वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट अगर रुपीस टर्म में बात की, 50, 90, 120, 150, 195, हर बार क्या हो रही है? लास्ट वाले से ज्यादा आती है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? क्योंकि ये अटैच होती है प्रोडक्शन। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है। टोटल कॉस्ट, सर टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ये हमारी हो गई टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। तो यहाँ पे ये रिमेन सेम होती है। तो फिक्स कॉस्ट के बारे में बता दिया। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये इंक्रीज होती है इनिशियली और डिक्रीज होती है। ये कंसेप्ट मैं अभी आपको ले चलता हूँ डिटेल में। ओके, टोटल कॉस्ट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट, लेकिन इसका कर्व कैसा होता है? इसका कर्व होता है वेरिएबल कॉस्ट की तरह। ठीक है, ओके। अब बेटा हम चैप्टर के एकदम गहराई में डूबेंगे। सर कैसे डूबेंगे? सब लोग चलो आओ मेरे साथ, और पूरा पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना इधर। देख, सबसे पहले हम फोकस करते हैं टोटल कॉस्ट के ऊपर, टोटल फिक्स कॉस्ट के ऊपर। फिक्स कॉस्ट मैंने बता दिया, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। हाँ जी, यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। हाँ जी, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वाई एक्सिस। ओके जी, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अगर आपका आउटपुट 0 होगा तो भी आपको ये खर्चा तो बोन करना पड़ता है। ये तो इसी तरह समझ में आ गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को समझना है। बेटा जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या समझना है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आपको ऐसे समझना है कि बेटा यहाँ पे जो हमारा जो स्टेज है, ये हमने जो आपको ये यूनिट 1 का जो इतना डिटेल रिवीजन करवाया टेबल फॉर्म के अंदर, कहाँ है? ये रहा। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर
चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 उसके डिटेल रिवीजन करवा। इसके अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 3 में हम कभी प्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन स्टेज 2 और स्टेज 1 के अंदर तो ऑलवेज प्रोडक्शन करते हैं। बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, स्टेज 1 के अंदर मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। मतलब क्या होता है, जब मैं एक एडिशनल लेबर को लाता हूँ तो मेरा आउटपुट ज्यादा से बढ़ता है। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट, मेरा आउटपुट एक लेबर के लाने से 110 का प्रोडक्शन हुआ। जो एक लेबर पहला 100 वाला करा था, मैंने जब दूसरे को लाया तो वो दूसरा वाला 120 110 का प्रोडक्शन करा, मतलब उससे काफी ज्यादा करा पहले वाले से। जब मैंने एक और लेबर को हायर किया तो वो जो तीसरे वाले की प्रोडक्टिविटी कितनी थी, 120 थी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेज नंबर 1 के अंदर मेरे को क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। मतलब पहला जो दूसरा वाला होता है वो पहले वाले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जो तीसरा वाला होता है वो दूसरे वाले से अच्छा परफॉर्म करता है, जो चौथा वाला होगा वो उसके पिछले वाले से अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है मेरे को, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज नंबर टू के अंदर मेरे को क्या चालू हो जाता है, डिक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीजिंग रिटर्न का मतलब कि जो वर्कर होगा वो पिछले वाले से कम प्रोडक्शन करेगा, उसके नेक्स्ट वाला वर्कर उससे पिछले वाले से कम प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या मिलता है, डिक्रीजिंग रिटर्न का प्रोडक्शन मिलता है। ओके, हाँ जी। और यहाँ पे तो क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न आता है। अब बेटा इस चीज को इसके साथ कनेक्ट कर, कैसे कनेक्ट करना है बताता हूँ। क्योंकि बेटा ये लिखा है मैंने, स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, मेरे को इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है कि एक लेबर से किया जाने वाला प्रोडक्शन है ज्यादा है, मतलब कि मेरा प्रोडक्शन ज्यादा होगा। मैंने एक लेबर को हायर किया 10,000 रुपए में, वो लेबर मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है। ठीक है, मतलब उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो मेरे को कम पड़ रही है। ठीक है, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब एक प्रोडक्शन के लिए उसकी कॉस्ट, मेरी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो हो रही है, मगर कैसे हो रही है, डिक्रीजिंग रेट हो रही है। कैसे हो रही है, डिक्रीजिंग रेट। लेकिन जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। जिस वक्त मैं कौन से फेज में आता हूँ, स्टेज नंबर 2 में आता हूँ, मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न वाले फेज में आता हूँ, उस समय पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मतलब वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आउटपुट बढ़ता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट से कनेक्टेड है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। मतलब कि क्या होगा, स्टेज नंबर 1 हो कि स्टेज नंबर 2 हो, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जब हम स्टेज नंबर 1 में होते हैं, वहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो मेरे को कॉस्ट कम लगती है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट धीमे रेट से बढ़ती है। लेकिन जब स्टेज नंबर 2 में जाते हैं, उस समय क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीजिंग मतलब एक लेबर जो मैं लाता हूँ, हायर करता हूँ, उसके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, तो लेबर की कॉस्ट मेरे को ज्यादा लगती है कि यार इसको मैंने हायर किया 10,000 का प्रोडक्शन, 10,000 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन उससे मेरे को बेनिफिट सिर्फ 15,000 हुआ हुआ है। जबकि मैंने जो शुरुआत में जो मैंने शुरू के 3 लेबर को हायर किया था ना, वो मेरे को 20,000 25,000 का प्रोडक्शन करके दे रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाद वाले हैं उसमें कॉस्ट ज्यादा लगती है, उनसे मिलने वाला प्रोडक्शन कम होता है। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है, और यहाँ पे भी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है, लेकिन स्टेज नंबर 1 में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है एट अ डिक्रीजिंग रेट से, और यहाँ पे इंक्रीज होता है एट अ डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट से। यहाँ पे भी इंक्रीज होता है, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, जब हमारा स्टेज नंबर 1 होता है ना, स्टेज नंबर 1, तो यहाँ पे जैसे ये मेरा टोटल, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या होता है, इसका जो शेप होगा ना, ये इस तरह का होगा। क्या होगा, इस तरह का। क्यों, क्योंकि ये बढ़ तो रहा है, लेकिन धीमे कछुए की तरह। और देखो ये फेज खत्म हुआ, अब देखो ये वाले फेज के अंदर ये बढ़ तो रहा है, और तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वेरिएबल कॉस्ट है इसका शेप क्या हुआ, ये इन्वर्टेड एस शेप होता है। कैसा शेप होता है, इन्वर्टेड एस शेप का होता है। ठीक है, मतलब एस का उल्टा होता है। ओके जी, हाँ जी, ठीक है। और क्योंकि देखो अब मैंने जो तेको सिखाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, ये अपवर्ड इंडिकेटिंग, अपवर्ड ये बढ़ता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या था, वो वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज 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 अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन क्या होता है, शुरू में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और बाद में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। जब शुरू में क्या होता है, इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग, क्योंकि शुरू में क्या होता है, मेरे को इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, इसलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। और बाद में मेरे को क्या मिलता है, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है, जिसके कारण वो इंक्रीज तो होता है बट एट अ इंक्रीजिंग रेट से मेरे पड़ता है।
ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये स्टार्ट यहाँ से होगा, स्टार्ट ऐसे होगा, बढ़ेगा और फिर ये यूं 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 जाएगा, समझ गए। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा। ओके, ये बढ़ शुरू में क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, और बाद में इंक्रीज होगा एट अ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, शुरुआत में इंक्रीज होगा, दोनों में इंक्रीज, मगर शुरुआत में डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा और बाद वाले स्टेज में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, ड्यू टू ऑपरेशन, ये मैंने आपको बता दिया। डिमिनिशिंग रिटर्न से क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब स्टेज नंबर 2, उस सिचुएशन में क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, इसका शेप कैसा बनता है, स्टीपर टाइप का बनता है। ओके, टोटल कॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। टोटल कॉस्ट को समझना हो तो आपको क्या कंसीडर करने का, आपको वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखने का। वेरिएबल कॉस्ट तू क्या कर रहा है, मैं बढ़ रहा हूं तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। ये पूछेगा वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली तू कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो बोलता है मैं डिक्रीजिंग रेट से हो रहा हूं, तो ये भी क्या बोलेगा कि मैं भी इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होगा। लेटर ऑन तू कैसे इंक्रीज होगा, मैं लेटर पे इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग, मैं यहाँ पे इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, तो टोटल कॉस्ट भी क्या बोलेगा, मैं भी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न है, डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब कि प्रोडक्शन कम, मतलब उससे लगने वाली कॉस्ट ज्यादा, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, लेटर ऑन पे ये ओवरऑल टोटल कॉस्ट मेरा बढ़ता ही पड़ता है। ठीक है जी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट के अंदर कुछ एमसीक्यू आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको टोटल कॉस्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वर्टिकली द टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर सिंपल है, आप क्या करो, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। अरे सर आप कर्व में ऐड करो कि टेबल में ऐड करो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ठीक है। इसका जो स्लोप है, ये जो टोटल कॉस्ट का स्लोप है वो कौन डिसाइड करता है, तो वो डिसाइड करता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा वैसा ही कर्व टोटल कॉस्ट का होगा, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है फिक्स कॉस्ट। तो इसकी पोजीशन डिसाइड करता है फिक्स कॉस्ट, जबकि इसका स्लोप, इसका जो आकार है वो कौन होगा, वो वेरिएबल कॉस्ट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो टोटल कॉस्ट होगा, अगर इसका स्टार्ट पॉइंट और या तो इसको क्या बोलते हैं पोजीशन, वो कौन डिसाइड करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट। लेकिन इसका कर्व या तो स्लोप, वो उसका स्लोप कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, हाँ जी। ओके, अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, थोड़ा और समुद्र की गहराई में जाते हैं। सर और कितना, अभी तो बेटा आधे समुद्र में आए, अभी और गोते लगाएंगे, लेकिन ये वादा है तुमसे कि पूरा कंसेप्ट अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी। देख बेटा, अब है ना, हम तीनों को मिक्स कर रहे हैं, तीनों को मतलब हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब क्या रहा है, बड़ी कहानी आ रही है, बड़ी मतलब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, सबके सब धुरंधर लाइन में। मैं अर्जुन की तरह खड़ा हूं और मेरे सामने पूरी कौरव सेना है, मगर मैं क्या बोलता हूं, छोड़ेगा नहीं साला, एक एक को चुन चुन के मारेगा। ठीक है, झुकेगा नहीं साला। तो देख बेटा फटाफट, ये हमने ऑलरेडी कंसेप्ट लिख लिया, फिक्स कॉस्ट इज रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इट रिमेन टू बी फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट, जैसे प्रोडक्शन अगर 0 है, वेरिएबल कॉस्ट 0, जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे ये 50 हो, 50 का 90, 90 का 140, तो ये शुरू में क्या होगा, ये इंक्रीज होगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद इंक्रीज होगा एट अ इंक्रीजिंग रेट। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो मालूम पड़ता है मार्जिनल कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट ही बताता है कि ये कैसे इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे 50 माइनस 0 करोगे तो आएगा 50, दूसरे में क्या होगा 90 माइनस 50, तो शुरू में ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, 190 माइनस 140 माइनस 90, मतलब आया 50, मतलब क्या हुआ, पहले ही क्या हुआ, पहले ये डिक्रीज हुआ, ये मिनिमम पॉइंट पर पहुंचा, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये
बढ़ना चालू हुआ। तो देखो 50, 56, 59, 70, अब हमेशा क्या होगा, ये हमेशा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टेज है, ये जो है स्टेज नंबर, ये वाला इंक्रीजिंग रिटर्न वाला स्टेज है, और इसके बाद वाला जो स्टेज है वो है डिक्रीजिंग रिटर्न। सर फाइनल वाला नहीं है, तो मैंने बता दिया था हमारा वो फाइनल स्टेज में हम प्रोडक्शन करते ही नहीं है नेगेटिव के अंदर, इसलिए वो आता ही नहीं। इसलिए हमको दो ही स्टेज ध्यान रखते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न, और उसी को ध्यान में रख के ये इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट किया, यहाँ पे कंप्लीट किया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम आते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ओके जी बेटा जी, मार्जिनल कॉस्ट की एक और चीज बताना। मार्जिनल कॉस्ट तो है ना वेरिएबल, इसका डिफरेंस निकाल, 50 माइनस 0 50, 90 माइनस 50 40, 190 माइनस 140 माइनस 90 50। मतलब तू जब वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस निकाल तो भी मार्जिनल मिलेगा। तो अगर टोटल कॉस्ट का भी डिफरेंस निकालेगा, जैसे 150 माइनस 1000 50, 1090 माइनस 50 40, 110 माइनस 1090 50। मतलब आप टोटल कॉस्ट का क्या करो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। तो यहाँ पे जैसे हमको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फिफ्थ, ये कौन सा यूनिट है, थर्ड यूनिट, तो थर्ड यूनिट का निकालना, तो हम क्या लिखेंगे TC3 माइनस TC3 माइनस 1। तो 3 पे कितना है 50 और इस पे है 40, तो 50 सॉरी TC3 कितना है, ये रहा 1140 माइनस 1090, कितना डिफरेंस आएगा, इसका आएगा 10 और 40 50, तो ये आ गया 50। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, हम इस पे से भी निकाल सकते हैं, या तो आप वेरिएबल कॉस्ट का भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके सर, मार्जिनल कॉस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्योंकि शुरू में क्या होता है, शुरू में क्या होता है बेटा जी, स्टेज हमको याद रखना है। इनिशियल स्टेज के ऊपर हमको कौन सा रिटर्न मिलता है, हमको मिलता है इंक्रीजिंग रिटर्न। कौन सा रिटर्न मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न। उसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा होता है। मतलब हमको एक लेबर को लाने से, हमारा यूनिट नंबर 1, एक लेबर को लाने से प्रोडक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ता है, तो कॉस्ट क्या आएगा, कम आएगा। तो कॉस्ट क्या आएगा, कम आएगा। इन शॉर्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। किसके बीच में, MP एंड MP। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन MP एंड MC। ठीक है, जैसे दूसरा देखो, जब कौन सा स्टेज आता है, जब हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न का स्टेज आता है, उस सिचुएशन में क्या होता है, MP क्या होता है, घटता है। MP क्या होता है, घटता है। हाँ जी, घटता है। तो अगर MP घटेगा तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा, तो ये मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन MP एंड MC। ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप हुआ किसके बीच में, MP और MC के बीच में। तो बेटा शुरू में वहां पे क्या होगा, यहाँ पे शुरू के अंदर MP क्या होगा, कम होगा। उसके बाद क्या होगा, देखो 50 56, उसके बाद पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, 59 70 75 80 90 100 110। मतलब हर एक प्रोडक्शन पे MP और ज्यादा और बाहुबली बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको MC मालूम पड़ेगा जी। हाँ जी, MC मालूम पड़ेगा। MC किसके ऊपर होता है, आप टोटल कॉस्ट पे निकाल लो, या तो आप क्या करो, वेरिएबल कॉस्ट पे निकालो, या तो टोटल कॉस्ट पे निकाल लो। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं हमारे एवरेज फिक्स कॉस्ट के ऊपर। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या बोलता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलता है कि भाई जितना ज्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट क्या है, सेम है, अगर डिनोमिनेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तो मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक 1000 का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, एक ही यूनिट बना रहा, तो फिक्स कॉस्ट कितनी, 1000। लेकिन अगर यहाँ पे कब दो आदमी मिल गए तो मेरी फिक्स कॉस्ट एवरेज हो जाएगी 500, सीधा आधी। अगर यहाँ पे मेरे को तीन आदमियों की, हाँ सॉरी, यहाँ पे तीन आदमियों क्या, तीन क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो 3 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मेरे को कितना कॉस्ट पड़ रहा है, वो तो मेरा सेम ही है।
4 का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो भी सेम है। इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट मेरा फिक्स कॉस्ट सेम होता है, तो फिक्स कॉस्ट को जब मैं डिवाइड करता हूँ मेरे आउटपुट से तो क्या मिलता है मेरे को, एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या मिलता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये क्या होता है, शुरू में डिक्रीज होता है, देखो 1000 का सीधा आता, फिर यहाँ 1500 का फिर कितना हो गया, 270 हो गया अप्रोक्स। फिर यहाँ पे कितना कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ अप्रोक्सीमेटली 50 और 33 83। फिर ये 50 से कम हुआ, ये 33 से कम हुआ। मतलब क्या होता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये फिक्स है और डिनोमिनेशन बढ़ रहा है तो एवरेज कॉस्ट मेरी कम 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 होती जाती है। बट इसमें बेटा एक चीज ध्यान रखना, इट विल नेवर बिकम जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगी। इट विल नेवर गो इन नेगेटिव, मतलब क्योंकि ये तो हमारी कॉस्ट ही रहती है। मे बी क्या होगा, वो डेसिमल के अंदर, डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग समथिंग हो, लेकिन वो आएगा जरूर, मगर ये क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है जी, हाँ जी, ओके बेटा, ये हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट कर दिया। हाँ जी, अब हम देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या बोलता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलता है कि भाई एक यूनिट को प्रोडक्शन करने की एवरेज कॉस्ट कितनी है। मतलब मैं अगर सपोज दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूं और मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी है 90, मतलब मेरी ऑन एन एवरेज एक कॉस्ट कितनी है, तो वो है 45। कैसा है, 90 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, 50 डिवाइड बाय कितना प्रोडक्शन है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1, तो ये कितना आएगा 50। फिर थर्ड के अंदर क्या आएगा, थर्ड के अंदर एवरेज कॉस्ट कितनी है 140, 140 डिवाइड बाय 3, तो वो आएगा 46.67। मतलब क्या हुआ, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। पानी खत्म, ओके। तो बेटा यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये डिपेंड करती है आपके स्टेज के ऊपर, आपका स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है। ये स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न है कि डिक्रीजिंग रिटर्न है। अगर आपका प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न में है, उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपका स्टेज क्या है, यहाँ पे स्टेज के अंदर कौन सा, इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न। अगर आप इंक्रीजिंग रिटर्न में प्रोडक्शन करो तो आपकी वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, और यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न में है तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो देख लो, शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न होता है हमेशा, तो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कम होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे कम है क्या, 50 से कम। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन है, जो स्टेजेस है, वो चेंज हो गया, वो इंक्रीजिंग रिटर्न से कौन से रिटर्न में चला गया, डिक्रीजिंग रिटर्न में चला गया। और डिक्रीजिंग रिटर्न में गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर मेरा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मेरा डिक्रीजिंग रिटर्न है, मतलब मेरा एमपी क्या होगा, कम होगा, मतलब मेरा एमसी क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, ये मेरा इंक्रीज होगा। तो ये जो सेकंड होता है, सेकंड हमारा जब हम डिमिनिशिंग रेट में आते हैं तो उस सिचुएशन में मेरा वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। ठीक है, ओके। इसकी मैं आपको लास्ट में एक समरी दूंगा, बड़ा ही मजेदार समरी दूंगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट। बेटा एवरेज टोटल कॉस्ट तो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम करो, टोटल करो, तो क्या आ जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। बेटा जी ये देखो 1000, यहाँ पे इसको मैं अगर दूसरे शब्द में बोलूं, इसके अंदर क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज कॉस्ट, या तो एवरेज आपने क्या लिया था, हाँ आपने एवरेज टोटल कॉस्ट लिया था ना, तो एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे बनता है, पीसी डिवाइड बाय 2, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे बनता है, आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय आउटपुट से डिवाइड करते हैं। बेटा जी टोटल कॉस्ट में क्या आता है, इसमें आता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय 2। बेटा क्या हम इसको ऐसा कि सेग्रीगेट कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट का डिवाइड बाय 2 प्लस वेरिएबल कॉस्ट का डिवाइड बाय 2, मतलब इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज, दोनों को क्या करो, कंबाइन करो, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या क्या एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व बनाए, और ये कर्व कैसा बनाया हुआ है, तो ये तो सम टोटल 1000 प्लस 50 इज इक्वल टू 1050, 500 प्लस 45 इज इक्वल टू 545, 33 प्लस 46.67, तो ये कितना आ गया, 380 आ गया। तो ये क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट इनिशियली क्या होता है, इनिशियली इंक्रीज होती है, हाँ ठीक, इंक्रीज कैसे होती है, एट इंक्रीजिंग रेट से,
लेकिन लेटर लेटर क्या हो जाता है, इट विल इंक्रीज और नॉट इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट से। ओके ओके, तो देखो यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट ये इनिशियली डिक्रीज हुई 1050 545, मतलब डिक्रीज हुई, हाँ जी 545 का 380, हाँ जी ये तो और भी कम हुई 290, फिर यहाँ पे और कम हुई, तो इसके बाद क्या था यहाँ पे 251। अब देखो ये यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट कम 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 होती जा रही है, और इसके बारे में क्या हो रहा है सर, एक चीज बताओ ना, एक चीज बताओ ना सर, कि यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 2 में ही कम हुई, उसके बाद क्या हुआ, बढ़ना चालू हो गया। यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट ऐसा नहीं हो रहा, एवरेज कॉस्ट तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे देखो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो रहा है, 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 ठीक है। और एवरेज टोटल कॉस्ट कहाँ तक कम होता है, 167 161, और फिर यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, मतलब ये यहाँ से तो क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन बाद के स्टेप में क्या हुआ, बढ़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, ओके बताता हूँ वो। चलो अब क्या है बेटा, अब मेरे को एक चीज बता, ये जो हमारा टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट का शेप कैसा होता है, हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है, या तो हम ऐसे ले लेते हैं एवरेज, एवरेज कॉस्ट, क्या ले लेते हैं, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी लिख सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एक चीज समझो यहाँ पे, तुम ये दोनों एवरेज, ये दोनों का जब हम टोटल करते हैं तब हमको क्या मिलता है, एवरेज कॉस्ट मिलता है। अब बेटा जी, अब बेटा जी, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट ये रहा एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसका तो काम ही क्या है, गिरना। ये इनिशियली गिरती है इंक्रीजिंग रेट से, डिक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से होती है, डिक्रीजिंग होती है इंक्रीजिंग रेट से, और फिर बाद में डिक्रीज होती है स्लोली स्लोली। तो यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होती है स्लोली स्लोली। ये किसका कर्व है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व है। जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या बोलेगा, तो देखो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलेगा कि भाई मैं तो गिरूंगा, तू गिर रहा है, मैं भी गिर रहा हूँ। ये 50 का 45 कितने से गिरा, -5 से। ये कितने से गिरा, ये गिरा 500 से, वो गिरा सिर्फ -5 से, ठीक है। नेट इम्पैक्ट कितनी आई, 540 फिर ये यहाँ पे बढ़ा है कि घटा, यहाँ पे तो बढ़ा है, मतलब अब ये क्या हुआ, ये अपने सेकंड फेज में चला गया। सेकंड फेज के अंदर क्या है बेटा, सेकंड फेज के अंदर ऐसा है कि यहाँ पे हमको डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगने लगती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती 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 जाती है, क्या होती है, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। अब ये घट रही है, अब दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। आपने महाभारत देख रही हो, एक ने तीर छोड़ा जिसके वहां से अंगारे निकल रहे, उसने वहां से तीर छोड़ा जिसके वहां से पानी निकल रहा है, पानी अंगारा दोनों मिट गए फुस। लेकिन क्या हुआ, एक ने तीर छोड़ा जिसके अंदर से 7 कमान निकले, दूसरे ने तीर छोड़ा जिसके वहां से 3 कमान निकले, और वो 7 से टकराते हैं, 3 थे इसके 7 थे, इसके ज्यादा पावर था, वो क्या किया, उसका भस्म करके वो आगे चला गया। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये जो फिक्स कॉस्ट है कम होता है, और यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। लेकिन क्या होता है, शुरू के अंदर फिक्स कॉस्ट जवान होता है, कौन होता है, जवान। और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, बुढ़ा होता है। ये यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, ये कौन होता है शुरू में, यहाँ पे ये स्टेज के अंदर ये यंग होता है, ये यंग होता है, और ये कौन होता है, किड होता है, कौन होता है, बच्चा होता है। इसलिए क्या होता है, किड के पास इतना पावर नहीं होता, इसलिए शुरू में यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ कितने से, -500 से, ये डिक्रीज हुआ सिर्फ -5 से, दोनों माइनस माइनस, तो ये भी गिरेगा ही गिरेगा, कितने से होगा, वो -500 और -5 मतलब 545 कम होगा, ठीक है। फिर और ये डिक्रीज हुआ 333, लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ, ये बोला मैं डिक्रीज नहीं होगा भाई, मैं तो अक्कल टिकाने होगा, मैं तो बढ़ूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न आ गया, डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, तो उसके कारण क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट अब यहाँ से बढ़ेगी, ये कॉस्ट तो क्या होगी, कम 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 कम, अब ये माइनस जाएगी, ये बढ़ेगी, ये माइनस जाएगी और ये बढ़ेगी, दोनों में क्या होगा, घमासान युद्ध होगा। ये माइनस ये प्लस जो ज्यादा होगा
इनकी नेट इम्पैक्ट आएगी। अगर क्या होगा, जैसे ये देखो ये 500 ये 333 अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस कितना है, सपोज 270 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे तो डिफरेंस सिर्फ एक का है, ठीक है, ये 380 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस के अंदर 380 आएगा। ओके, एक मिनट बेटा, तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, घटेगा। तो ये देखो यहाँ पे ये हमारा एवरेज कॉस्ट घटा 545 से 380 हुआ, यहाँ से ये और कम हुआ, ये बढ़ा, लेकिन ये कितने से बढ़ा है, ये अप्रोक्सीमेटली 330 मतलब 80, 30 मतलब ये 70, 30 और ये 50 मतलब 70 और 80 जितना हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, ये बढ़ा 3 से, मतलब नेट इम्पैक्ट क्या होगी, नेट इम्पैक्ट ये घटेगा, मतलब ये माइनस में ज्यादा है तो ये भी हमारा कम होगा, कम होगा, कम होगा। लेकिन जिस दिन मैंने बोला ये कौन था, ये यंग था, और ये कौन था, ये किड था, तो शुरू के अंदर यहाँ पे ये यंग रहता है, यहाँ पे ये किड होता है, लेकिन बेटा हर एक का दिन आता है। अब देखो यहाँ पे कितने से बढ़ा, यहाँ पे ये बढ़ा हुआ है 20 से, ये घटा, ये कितने से घटा, ये घटा -7, ये +20, ये -7, ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल +13 आएगा। तो देखो 161 और 133 173 बड़ा कितने से, 12 या तो अप्रोक्सीमेट 12 या तो 13 से बड़ा है। मतलब क्या होता है, शुरू में ये क्या होता है, फिक्स कॉस्ट कम होता है, ये माइनस में ज्यादा होता है, ये यहाँ से बीच में से प्लस होता है, तो ओवरऑल क्या होता है, ये माइनस 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 आता है। लेकिन अब इसके आगे जितना भी प्रोडक्शन होगा उसमें फिक्स कॉस्ट कम से माइनस होगा, ये ज्यादा बड़ा होगा, ये छोटा सा होगा, ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल हमारा प्लस आएगा। ठीक है, ठीक है, तो बेटा जी ये हमने क्या किया, ये हमने क्या, ये टेबल के बारे में, इसकी और डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम देखेंगे हमारे आगे वाले पार्ट के अंदर।